Hello everyone, welcome to my channel Chem Experts. I am राहुल कटारिया और हम क्लास 11th का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे। ठीक है, 2 वीडियोस में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और अब है पार्ट 3। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे 3 रूल जो आपकी पूरी केमिस्ट्री में आपको काम आने वाले हैं। तो यदि आपको केमिस्ट्री करनी है तो ये चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्वांटा या क्वांटम क्या होता है। एक बेसिक या डिस्क्रीट एनर्जी पार्टिकल्स को, जिन पैकेट्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होते हैं उन पैकेट्स को हमने क्वांटम बोला था। ठीक है, और वो है ना एक डेफिनेट एनर्जी लेवल में फिक्स रहते हैं। ठीक है, उन्हीं के नंबर्स अब हम पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? देयर आर अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स विच स्पेसिफाई द एनर्जी, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। क्या क्या? एनर्जी, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, टू स्पेसिफाई एन ऑर्बिटल 3 quantum numbers are required. To specify an orbital 3 quantum numbers are required, while to specify an electron all 4 quantum numbers are required. ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या हैं? किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप, साइज और ओरिएंटेशन बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू भी आ सकता है कि किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए कितने क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिर्फ 3 क्वांटम नंबर्स आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4 की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए ऑल 4 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऑर्बिटल के लिए कितने? 3 और इलेक्ट्रॉन के लिए 4। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो उनमें से सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन, कैपिटल एन से करेंगे। ठीक है, कैपिटल एन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिफाइन करेंगे। ये क्या बताता है? इट आइडेंटिफाइज शेल, डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या बताता है कि कौन सी शेल है, उसका साइज बताता है और उसकी एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 1 2 3 4 ऐसे इतनी इतनी हो सकती है। ठीक है, फिर यदि एन की वैल्यू 1 है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, 2 है तो एल से, 3 है तो एम से, 4 है तो एन से। जनरली इसके आगे हम पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, के एल एम एन जी एच। ठीक है, इससे आगे कभी काम में नहीं आता। बहुत कम चांसेस होते हैं जब जी या एच की ज़रूरत पड़े, वो भी सिर्फ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। बाकी रियल केमिस्ट्री में हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम निकालते हैं एन स्क्वायर करके, कि जो एन की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। जैसे एन की वैल्यू 1 होगी तो 1 ही ऑर्बिटल होगा, एन की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर क्या? 4 ऑर्बिटल्स होंगे। एन की वैल्यू 3 यानी एम ऑर्बिटल के अंदर, एम शेल के अंदर 9 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, ये हमें शेल बता रहे हैं। 4 के अंदर या एन शेल के अंदर 16 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अब ये चीज़, ये रूल है या फिर कुछ भी मान लो, हमेशा ध्यान रखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो हमेशा डबल होंगे वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ए सिंगल ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनके डबल नंबर क्या होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग। ठीक है, नेक्स्ट है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ठीक है, एल क्या होता है? एल इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर।
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को और क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम मोमेंटम या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर से। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, स्मॉल एल से। ये क्या बताता है, सबशेल। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर हम ध्यान से करेंगे, क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कैसे हम निकाल रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा था वो शेल बता रहा था, ये सब शेल बता रहा है कि शेल को भी इसने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये क्या बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स along with principal quantum number and orbital angular momentum। क्या बताएगा ये, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स अलोंग विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब शेप बताएगा, साथ ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बताएगा। ठीक है, उसके बाद है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल इज 2l+1। किसी भी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, 2l+1 करके। ठीक है, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम कैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल रहे थे, n² करके, और किसी भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं 2l+1 करके। ठीक है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, यदि हमें n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है तो उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, n वैल्यू ही उसकी हो सकती है। कहाँ से, 0 से लेके n-1 तक। जैसे मैं बोल रहा हूँ कैपिटल N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 3 शेल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर सब शेल भी 3 हो सकती है। L की वैल्यू 3 केस में क्या होगा, L की वैल्यू 0, 1 और 2। ठीक है, N की वैल्यू 3 तो n-1 क्या हुआ, 2 से 2, तो 0 से लेकर 2 तक हो सकती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। ऐसे ही मैं बोल रही हूँ यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो उसके लिए कितने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं, तो 3 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पॉसिबल है जिनके लिए L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होगी। ठीक है, तो यदि हमें N की वैल्यू पता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ पॉसिबल सबशेल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबशेल इज इन अ पर्टिकुलर शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। तो किसी भी सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितनी होंगी, n की इक्वल होंगी, टोटल नंबर ऑफ शेल। ठीक है, शेल कौन बता रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबशेल बता रहे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी ये उसके अंदर फर्दर डिवाइड करके हमें बता रहा है। अब जैसे यदि L की वैल्यू 0 है तो हम उसको बोलेंगे S सब शेल है, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F और 4 है तो G सब शेल हम उसको बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालेंगे 2l+1। यदि L की वैल्यू 0 है तो 2l+1 हो जाएगा 1, यानी S सब शेल के अंदर सिर्फ 1 ऑर्बिटल है। यदि L की वैल्यू 2 है तो 2l+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। फिर L की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 5, यानी D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ही F में 7 और G में 9 ऑर्बिटल्स हैं। आप यहाँ पर L की डिफरेंट वैल्यूज़ रखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछूं यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे, यानी मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एट मैक्सिमम आ सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में कैसे निकालेंगे, ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स करके। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ml से। ठीक है, ml से। l किसके लिए यूज़ किया था हमने, सब शेल वाले के लिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए। ये हमें क्या बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमें क्या बताता है, information about the spatial orientation of orbital
विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन होती है वो हमें बताता है। ठीक है, इन सब का हम बाद में यूज़ करके आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी बस इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, अब किसी भी सब शेल के लिए ml की वैल्यू कितनी हो सकती है वो हम डिटरमाइन करेंगे l की वैल्यू से। ठीक है, और वो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कितनी वैल्यू पॉसिबल होती है, 2l+1 वैल्यू पॉसिबल होती है। और वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ml की वैल्यू होती है -l -l-1 -l-2 0 तक, फिर 1, फिर l-2 l-1 l तक, यानी 0 से लेके l की वैल्यू पॉजिटिव तक और -l तक, मतलब +l तक और -l तक जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उतनी वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। बिल्कुल आसान सा है, न्यूमेरिकल्स करके देखोगे एक दो बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताते हैं। जैसे ये यदि ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है हर केस में, या तो +1/2 या फिर -1/2। ठीक है, +1/2 का मतलब है क्लॉकवाइज स्पिन और -1/2 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन। तो चारों क्वांटम नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं, कैसे हम उनको निकाल सकते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन है, सब कुछ बता दिया। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा लेकिन गलती नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ज़रूर करके आएंगे आप। नेक्स्ट है नोडल सरफेसेस और सिंपली नोड्स। नोड्स क्या होते हैं, द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू 0 इज कॉल्ड नोडल सरफेस और सिंपली नोड्स। मतलब वो रीजन जहाँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, क्या बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी फंक्शन शाई की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी वहाँ 0 हो जाए, उसको हम नोडल सरफेस या फिर सिंपली नोड्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, नोड्स। एक होते हैं रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स क्या होते हैं, रेडियल नोड्स अकर व्हेन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज 0 ऑन ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियस। ठीक है, क्या बताया इसने, रेडियल नोड्स कब होते हैं, जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ वेव फंक्शन यानी शाई स्क्वायर की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो जाए किसी स्फेरिकल सरफेस पे किसी पर्टिकुलर रेडियस के लिए, तो वो क्या होंगे, रेडियल नोड्स। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे निकालेंगे, मतलब जैसे ऑर्बिट्स होते हैं ना ऐसे ही रेडियल नोड्स होंगे, किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट के ऊपर ऐसे बिल्कुल नोड्स बन जाए जहाँ शाई की वैल्यू 0 आए। ये हम निकालेंगे n-l-1 से। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स का यूज़ हम किस में ले रहे हैं, रेडियल नोड्स निकालने में या नोडल सरफेस निकालने में। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, -1 उसमें से हम कर देंगे। दूसरा है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स क्या होंगे, angular nodes occur when the probability density wave function for the electron is 0 along the direction specified by a particular angle. Number of angular nodes is equal to L, total number of nodes n-1. नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स हम किससे निकालेंगे, L से। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स किससे निकालेंगे, n-l-1 से। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे हो जाएंगे, n-l-1 प्लस l, तो प्लस l माइनस l कैंसिल हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमें मिल जाएंगे n-1 से। ठीक है, नोड्स ये दिख रहे हैं, जैसे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जो एक कलर्ड पार्ट है ना ये इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन के पाने की। ठीक है, बीच बीच में जो वाइट है ना इसका मतलब क्या है, ये रेडियल नोड्स है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाने की टेंडेंसी बिल्कुल 0 है। उसके बाद है डीजनरेट ऑर्बिटल्स।
बिल्कुल सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी होगी उनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स बुलाएंगे। फिर है शेप ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स। पी और डी ऑर्बिटल्स की शेप देखते हैं, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, एस के लिए 0, पी के लिए 1, ठीक है। और p के लिए 1 रखेंगे तो 2l+1 की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी p ऑर्बिटल्स के तीन, मतलब p ऑर्बिटल्स तीन तरह के होंगे। वो कौन कौन से, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे px, py और pz, ठीक है। अब इसकी शेप कैसी होती है, शेप होती है इसकी डम्बेल शेप। डम्बेल आपने देखे होंगे जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पर होते हैं कुछ इस शेप के, 8 जैसे शेप के, ठीक है। या फिर आपने मूवी वगैरह में देखे होंगे डम्बल, तो सभी ने देखा होगा। तो px की शेप कैसी होगी, पहले हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें ये x, ये y और ये z एक्सिस लेंगे। अब x एक्सिस के अलोंग यदि डम्बल रखा तो वो px की शेप होगी, y के अलोंग रखा तो वो py होगी, और z के अलोंग रखेंगे तो वो pz होंगे, ठीक है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों की ऑर्बिटल देख ली, बिल्कुल सिंपल है। आप एक बार अपने हाथ से अपनी नोटबुक में ज़रूर बना के देखेंगे, ठीक है। यदि आप अभी नोट्स बना रहे हैं तो 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लो और ये ध्यान से देख के बनाना सीखो, बिल्कुल क्लियर डायग्राम्स। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल की शेप। डी के लिए वैल्यू क्या थी, 2, 0, 1, 2 SPD, याद है एम एल की वैल्यू, नहीं सॉरी एम एल की नहीं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे, 2l+1, एल की वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5, यानी डी के 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे, 5। और उस 5 का नाम क्या होगा, जैसे हमने पी के लिए थे वैसे ही DXY, DYZ, DZX, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद एक होएगा DX² - Y² और DZ², ठीक है। अब दोबारा वही x, y और z एक्सिस बनाई। अभी क्या होगा, पहले के जो 3 केस है वो इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखोगे, p जो ऑर्बिटल थे उसमें अलोंग द एक्सिस आ रहे थे, ये देखो एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। लेकिन जब हम d बनाएंगे तो एक्सिस के बीच में आएंगे ऑर्बिटल्स। जैसे DXY की हम बात कर रहे हैं तो x और y के बीच में आएंगे, और इसकी शेप को हम बोलेंगे डबल डम्बल शेप, यानी 2 डम्बल एक साथ और इन बिटवीन द एक्सिस। तो DXY के केस में x और y के बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही DXZ के केस में ये x और ये z के केस में आ गए। ऐसे ही DYZ के केस में x एक्सिस और z एक्सिस के इन बिटवीन आ जाएंगे, ठीक है। फिर 2 बचे DX² - Y², ये अलोंग द एक्सिस आ जाएंगे, अलोंग द x एंड y एक्सिस। और जो DZ² है वो सिर्फ DZ² के अलोंग ही आएगा, बीच में इसमें एक स्पिनिंग सा, रोटेशन सा दिखाई देता है, ठीक है। इसकी सिर्फ DZ² की सिंगल डम्बल शेप होती है, बाकी के डी ऑर्बिटल्स की डबल डम्बल शेप है, ठीक है। अपने हाथ से ज़रूर बना के देखेंगे आप। फिर है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स। जैसे अब इलेक्ट्रॉन्स मैंने कैसे बढ़ने बताए थे, बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं इनर शेल्स में, यानी अंदर वाली शेल्स में। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है कौन से, आउटर शेल वाले, वो फुल पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, अंदर प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कबाब में हड्डी बन के और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो उनके बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोला, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग होता है एक तरह से पर्दा करना, छुपाना, ऐसा कुछ बीच में आना, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। समझ रहे हो, ध्यान से समझो, इम्पोर्टेंट है।
तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो नेट पॉजिटिव चार्ज जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस इज लोवर्ड, तो नेट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, लोवर्ड, कम हो जाता है, एंड इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए जो चार्ज होता है ना वो उतना नहीं होता जितना हम थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करते हैं, इसलिए वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होए हुए को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑर्बिटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना डिक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीज ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कि जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज होगी ना वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। यानी एस के लिए ये सबसे ज़्यादा होगा, पी के लिए कम, डी के लिए और भी कम, और एफ के लिए तो सबसे कम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल की इनमें से कौन से ऑर्बिटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम उसकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देख के प्रिडिक्ट कर देंगे। अब आएंगे 3 रूल, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। सबसे पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। आप इसको प्रोनाउंशिएट शायद आपके टीचर किसी और नाम से करते होंगे, या फिर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मेरे को ऑफ बाउ बोला जाता है तो मैं इसको ऑफ बाउ प्रिंसिपल बोलता हूँ। तो ये क्या बताता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, कि जो ग्राउंड स्टेट है एटम की, ठीक है, एटम की 2 स्टेट होंगी, एक ग्राउंड स्टेट एक एक्साइटेड स्टेट। नॉर्मल स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट यहाँ नहीं है, आगे आएगी तब मैं वही बताऊंगा। ठीक है, अभी समझाना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो नॉर्मल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो वो होंगे बिल्कुल अपनी इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से, मतलब जो सबसे कम एनर्जी का है वो सबसे पहले भरा जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी का, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी का, और फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है N+L रूल, कि अब एनर्जी इसने बता तो दी इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से, लेकिन हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा। तो इसने बनाया L+L रूल। क्या, N क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो द ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यू ऑफ N+L हैव लोअर एनर्जी, जिनकी L+L की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी लोअर है। यदि दोनों ऑर्बिटल्स की N+L की वैल्यू सेम है तो जिसके N की वैल्यू लोअर है उसकी लोअर एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, N+L की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम फिल करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ 3s और 4s, ठीक है, इनके लिए N+L की वैल्यू निकालो, तो N की वैल्यू 3s के लिए 3, 4s के लिए 4, L की वैल्यू s के लिए 0, s के लिए 0, तो 3s के लिए N+L की वैल्यू 3 और 4s के लिए N+L की वैल्यू 4। तो किसकी कम हुई, 3s की। इसका मतलब क्या है कि 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे इन कंपैरिजन विद 4s। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ ने ऑर्डर बताया हुआ है, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 3d से पहले 4s आएगा, फिर 4p 5s 4d 5p 4f 5d 6p 7s। याद करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो 2 ट्रिक बताते हैं इसके लिए, दोनों पॉपुलर हैं। एक तो ऐसे थी, इसको रट लो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, इतना पढ़ लो एक बार, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक, सिर्फ दिल्ली पब्लिक, दूसरी बार दिल्ली पब्लिक, यहाँ 5p तक। फिर नंबर रट लो, 122 334 345, इतना भी कर लोगे ना, 345 फिर दोबारा 45, इतना कर लोगे तो आप इलेक्ट्रॉन्स भर पाओगे सभी एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, ये आप ट्राई करके देखोगे अपने आप से ज़रूर, नहीं होता है तो फिर मुझे बोलना, या तो मुझे सेंड कर देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है इस ट्रिक को याद करने का, n = 1 2 7 8 8 तक लिख लिया,
अब एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखो, पहले 1s 2s 3s 4s 5s एक लाइन में, ठीक है। फिर एल इज इक्वल्स टू 1 के नीचे 1p कभी नहीं होता है, क्योंकि n की वैल्यू यदि 1 रख दी है ना तो l की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 से कम कम रहती है हमेशा। अब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, सिर्फ 1 तक हो सकती है, इसलिए ये 2p तक ही होगा। फिर 3d तक, फिर 4f, फिर 5f, फिर इससे आगे हम करते नहीं हैं, 6d 7p 8s तक हमारा काम हो जाता है। ऐसे कर लोगे, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद इन एरोज को देखो, ये एरोज कैसे भरी गई हैं। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p 8s। बिल्कुल सिंपल है, एक बार अपने हाथ से बिल्कुल क्लीनली करके देखना, हो जाएगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स भर पाएंगे, और कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरोगे ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो फिर मुझे बताना कमेंट करके। नेक्स्ट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। ऐसे तो बता दिया ऑफबाउ ने कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। फिर पॉली ने क्या रूल दिया, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद करनी है, ध्यान से। पॉली ने क्या बताया, ऑफबाउ ने क्या बताया कि इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। पॉली ने बताया कि है ना, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी एक एटम के अंदर, ठीक है। एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, उनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल, कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उन दोनों का क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। यानी एक की +1/2 है तो दूसरे की -1/2 है, जैसे इसने ये बताया है। ये एक मिनट, ये तरीका यहाँ नहीं अप्लाई होगा, ये गलत ज़रूर है, लेकिन इसने क्या बताया, यदि आप दोनों ऐसे ऊपर प्लस प्लस दिखा देते तो वो गलत होता, ठीक है। दोनों ऊपर ऊपर दिखा देते तो वो गलत होता एक ही ऑर्बिटल के अंदर। एक ऑर्बिटल के अंदर ऐसे आएगा, एक +½ है तो एक -½ एक अपवर्ड एरो है तो एक डाउनवर्ड एरो, ठीक है। तीसरा था हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसने क्या बताया, इसने बताया पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल p, d और f does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each it is singly occupied। इसने क्या बताया कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर हम भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। जब तक सभी में एक एक आ जाएगा उसके बाद ही पेयरिंग होएगी। जैसे 1s में तो जैसे एक ही ऑर्बिटल है, पेयरिंग का कोई ऑप्शन नहीं। 2s में भी एक ही ऑर्बिटल है, पेयरिंग होगी। 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल है। अब मान लो हमें 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेंगे हम, एक इसमें फिर दूसरा अगले में भरेंगे, ना कि हम पहले ही पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। अब ये तीनों रूल पढ़ लिए, अब पीछे वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। जैसे इसने 1s और 2s भरे हुए थे, 2p में भरने हैं तो कैसे भरेंगे, एक इसमें भर के फिर अगला नेक्स्ट में भरेंगे, ठीक है। ये तरीका गलत है क्योंकि इसने पहले ही इसमें भर दिए हैं। और ये तीसरा तरीका भी गलत है, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी रखी है, चेंज कर दी। पहले हम सेम स्पिन के, एक जैसी स्पिन के भरेंगे, उसके बाद दूसरी स्पिन के भरेंगे। अब ये मैटर नहीं करता कि हम +1/2 स्पिन के भरते हैं या फिर -1/2 के, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी ऑर्बिटल्स में आप इजीली कर पाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स हम कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि एटम के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, दो तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो क्या, SAPBDC, यानी SABC क्या है, नंबर्स हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि S2P3D2 इतने इलेक्ट्रॉन्स है, या S1S2 2P6 3D2 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, एस के लिए एक ऑर्बिटल है तो हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, पी में 3 ऑर्बिटल है तो हम ऐसे 3 स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, और डी में क्योंकि 5 ऑर्बिटल हैं तो ऐसे 5 ऐसे ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वो क्या होगा, ऑर्बिटल डायग्राम। ईच ऑर्बिटल ऑफ द सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसके ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्पिन, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्पिन। ये क्या है, पॉजिटिव स्पिन, ये क्या है, नेगेटिव स्पिन। ठीक है। फिर उसके बाद इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम। तो उसका रीज़न क्या होगा, पहला तो रीज़न है उसका स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली एंड हाफ फिल्ड सबशेल। कि जो कंप्लीटली फिल्ड और जो हाफ फिल्ड सबशेल होगी ना, मतलब कोई सबशेल है वो या तो पूरी भरी होगी या बिल्कुल आधी भरी होगी, तो वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। इसका रीज़न क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स have symmetrical distribution of electrons in them and are more stable। कि यदि किसी ऑर्बिटल के अंदर जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या तो उतने भरे हुए हैं या उसके बिल्कुल हाफ भरे हुए हैं, इसका मतलब हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो वाली स्टेट क्या होगी, उसकी मोर स्टेबल स्टेट होगी। दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या है, the two or more electrons with the same spin present in the degenerate orbitals of a subshell can exchange their position and the energy released due to this exchange is called exchange energy। कि दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यदि उनकी सेम स्पिन है और वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर हैं, डीजनरेट यानी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, जैसे पी के 3 ऑर्बिटल्स मैंने बताए थे तो वो तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ही डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं तो पांचों डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स वो जिनकी सेम एनर्जी होती है। तो यदि डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उनके अंदर क्या होगा, वो सब शेल अपने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकती है। मतलब इधर 3 सब शेल है पी की, तो इधर वाला इधर आ सकता है, इधर वाला इधर आ सकता है। और फिर क्या होगा, द एनर्जी रिलीज ड्यू टू दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। ऐसा एक्सचेंज करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है। तो द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इज मैक्सिमम व्हेन द सबशेल इज ईदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। अब कोई यदि एनर्जी दे रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, हमें पता है जो एनर्जी देगा वो काम की चीज़ होगी। ठीक है। तो ऐसा मैक्सिमम कब होता है, ऐसा मैक्सिमम तब होता है जब सब शेल या तो हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो, तो क्या होगी, एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी हमको। ठीक है। एज ए रिजल्ट द एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम एंड सो इज द स्टेबिलिटी। तो एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, और वो कब होती है, हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड सब शेल के केस में। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर क्यूरीज कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं chemexperts01@gmail.com। ठीक है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।